डीडी न्यूज पर। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। हर नया दिन कई नए अवसर लेकर आता है और नए अवसर सूर्य उदय के समान होते हैं जो अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करते। यदि हम उन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगाते हैं तो हम उन्हें गंवा सकते हैं। इसलिए उनको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए सही समय पर जागना आवश्यक है और उन्हें स्वीकारना आवश्यक है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जल्दी उठना शुरू कर दीजिए तो आपके दिन के जो महत्वपूर्ण अवसर हैं आप उनका पूरा लाभ ले पाएंगे। जीवन में अच्छे मित्रों का विशेष महत्व होता है। अच्छे मित्र दुख को आधा कर देते हैं और आनंद व प्रसन्नता को दुगना। इसलिए जीवन में अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। लेकिन कौन मित्र आपके जीवन में सच्ची अहमियत रखता है या कौन मित्र सच्चा है, इसका परिचायक या इसका ज्ञान हमें कराता है कठिन समय। जो कठिन समय में, विपत्ति की घड़ी में आपका साथ ना छोड़े, वही सच्चा मित्र है। ऐसे मित्र को संभाल कर रखना चाहिए और ऐसे समय को विशेष महत्व देना चाहिए। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, मंगलवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कहा जाता है कि विपत्ति की घड़ी में धैर्य रखना बेहद मुश्किल होता है और ऐसे समय में लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन कठिन समय में निराशा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि आशा से ही जीवन में उत्साह आता है और अधिक से अधिक समस्याओं का हल प्राप्त होता है। ऐसे में सच्चे मित्र जो हमारे बनते हैं वो होता है साहस और संघर्ष। साथ ही हमारे सकारात्मक विचार जो कठिन घड़ी में हमें साहस प्रदान करते हैं, नई ऊर्जा देते हैं और कठिन समय में निरंतर चलते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सकारात्मक विचारों को सुनना और उनको अपने जीवन में धारण करना अति आवश्यक होता है। एकं विशरसो हन्ते शस्त्रेणैकश्च बध्यते सराष्ट्रं सप्रजं हन्ते राजानां मन्त्रविप्लवः। विष का रस एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक का ही वध होता है, किंतु मंत्रणा का प्रकाशित होना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। The juice of poison kills only one. Only one can be killed with a weapon. But the publication of a mantra destroys the nation and the subjects as well as the king. सनातन परंपराओं के अनुसार वृक्षों और वनस्पतियों का विशेष महत्व बताया गया है और इनमें सर्वश्रेष्ठ नाम आता है वट वृक्ष का। हमारी संस्कृति में इस वृक्ष की पूजा की जाती है और साथ ही इसे विशेष तौर पर महत्व दिया जाता है। ये वृक्ष अधिक समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या है वट वृक्ष का महत्व, आइए देख लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। सनातन धर्म और शास्त्रों में बरगद के पेड़ के महत्व को विस्तार पूर्वक बताया गया है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास है। बरगद के पेड़ की पूजा करने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस वृक्ष को अक्षय वट भी कहा जाता है। यह पेड़ जितना धार्मिक महत्व रखता है, इसका उतना ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। बरगद के पेड़ का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आयुर्वेद में भी बहुत महत्व बताया गया है। इससे कई प्रकार की औषधियां प्राप्त की जा सकती हैं। अगर कोई घाव या खुली चोट है तो बरगद के पेड़ के दूध में हल्दी मिलाकर चोट वाली जगह पर बांधने से घाव जल्दी ही भर जाता है। इसके अलावा बरगद के पेड़ के पत्तों से निकलने वाले दूध को चोट, मोच या सूजन पर लगाकर मालिश करने से आराम मिलता है। बरगद एक विशाल, ऊंचा और बहुत बड़े क्षेत्र में फैलने वाला वृक्ष है। हरिवंश पुराण में इस विशाल वृक्ष का वर्णन आता है, जिसका नाम भंडरी वट था और उसकी भव्यता से मुग्ध हो स्वयं भगवान ने उसकी छाया में विश्राम किया। न्यग्रो धर्वता ग्रामम भांडीरम नाम नामतः दृष्टवा तत्र मतिम चक्रे निवासाय ततः प्रभु। पुराणों में ऐसी अनेक प्रतीकात्मक कथाएं प्रकृति, वनस्पति व देवताओं को लेकर मिलती हैं। जिस प्रकार अश्वत्थ अर्थात पीपल को विष्णु का प्रतीक कहा गया है, उसी प्रकार इस जटाधारी वट वृक्ष को साक्षात जटाधारी पशुपति शंकर का रूप माना गया है। बरगद वृक्ष का महत्व जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो उसके पत्ते में, उसके जड़ में और तनाव में सभी जगह देवता का वास होता है। बट मूले स्थितो ब्रह्मा, कहा गया है कि बट के मूल में ब्रह्मा का वास होता है। बट मध्य जनार्दनः, और बरगद के मध्य भाग में जनार्दन यानी भगवान विष्णु का वास होता है। बटाग्रे तु शिवो देवः, और बट के अग्र भाग में, ऊपरी भाग में भगवान शिव का वास होता है। सावित्री बट संसृता, और सावित्री देवी बट से संसृत रहती यानी बट में स्थित रहती हैं। उनका आश्रय वट में ही है। करार विंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात मैं कमल रूपी हाथ से पकड़कर कमल रूपी पैरों के अंगूठे को कमल रूपी मुख में डालते हुए वट वृक्ष के पत्तों में शयन करने वाले बाल मुकुंद अर्थात भगवान कृष्ण को मन से स्मरण करता हूँ। भारत में बरगद प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण वृक्ष माना गया है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण, महोपनिषद, मनुस्मृति, रघुवंश और रामचरितमानस आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। बरगद के संबंध में अनेक धार्मिक विश्वास और किंवदंतियां प्रचलित हैं। जेठ मास की अमावस्या को की जाने वाली वट सावित्री की पूजा इसका प्रमाण है। भारतीय संस्कृति की जितनी भी नारियां हैं एक व्रत करती हैं, बट सावित्री व्रत उसे जाना जाता है। बट सावित्री व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। उसमें बट का पूजन होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में बट वृक्ष लगाने की परंपरा है। उस बट वृक्ष को पोषित करने की परंपरा है, यानी जल देने की परंपरा है, उसके अर्चन की परंपरा है, उसके वंदन की परंपरा है और इसका अत्यंत महत्व है। भारतीय संस्कृति, संस्कारों और ग्रंथों में सर्वे भवन्तु सुखिनः इसलिए कहा गया है कि वट वृक्ष को समान रूप से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में वृक्षों को काटना पाप माना गया है और पूजा पद्धति में वृक्षों को सम्मानित किया गया है। भारतीय संस्कृति में जितना देवी देवताओं को पूजा जाता है उतना ही वृक्षों को भी पूजा जाता है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रकृति के सानिध्य में रहना, प्रकृति से मित्रता करना जीवनदायक है, क्योंकि प्रकृति हमारे जीवन की रक्षा करती है। कहा जाता है सच्चा मित्र वो होता है जो तब हमारा साथ देता है जब पूरा संसार
साथ छोड़ देता है। ठीक ऐसा ही हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसका जीवन सरल है, उत्तम है। कई तरह के असंतुलन हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। आंखों में एलर्जी एक बेहद आम समस्या है जो कई लोगों को प्रभावित करती है। पर्यावरण में उपस्थित कई कण जैसे धूल, प्रदूषण हमारी आंख में एलर्जी की संभावना को बढ़ाते हैं। ऐसे में यदि आपको बार बार एलर्जी होती है या एलर्जी हो गई है तो आपको करना क्या है और आंखों में एलर्जी होने पर किस तरह की सावधानियां आपको राहत दे सकती हैं, आइए जान लेते हैं और साथ ही ये भी समझ लेते हैं कि आंखों की एलर्जी से बचाव कैसे किया जा सकता है। आंखों में एलर्जी एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। आंखें शरीर का संवेदनशील अंग है जिनसे हम इस दुनिया को देख पाते हैं। आंखों में कोई समस्या हो तो अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा होने पर यदि लापरवाही की जाए तो समस्या गंभीर रूप ले सकती है और व्यक्ति की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। आंख में एलर्जी होने पर व्यक्ति की आंख लाल हो जाती है, कुछ मामलों में खुजली हो सकती है या फिर आंखों से पानी आ सकता है। ऐसे कई लक्षण हैं जो एलर्जी की ओर संकेत करते हैं। आंखों की एलर्जीज इस सीज़न में तो काफ़ी कॉमन रहती है, बिकॉज पॉलन का सीज़न चल रहा है, फूल नए आ रहे हैं, बसंत ऋतु है। अदरवाइज भी कई लोगों को साल भर एलर्जी रहती है जिसे हम पेरिनियल एलर्जी कहते हैं, और कुछ लोगों को मौसमी, जैसे किसी को बहुत गर्मी में और किसी को बहुत सर्दी में आंखों में खुजली जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। आंखों में खुजली होना, जुकाम लगना, बार बार छींके आना, ये सब अगर आपका नहीं ठीक हो रहा है तो आपको एक डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। एलर्जी मौसम के अनुसार भी लोगों को प्रभावित कर सकती है। पर्यावरण में उपस्थित कुछ कण, धूल, मिट्टी, प्रदूषण, ऐसे सभी तत्वों से आंखों में एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा कई अन्य कारक हैं जो हमारी आंखों में समस्या का कारण बन सकते हैं और एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। आंखों में जलन पैदा करने वाले किसी भी पदार्थ के संपर्क में आने से आंखों में इनके प्रति प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण आंख में एलर्जी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इन तत्वों को एलर्जेंट कहा जाता है। आई ड्रॉप अगर खुल चुकी है तो उसको हम लोग जनरली 1 महीने तक बोलते हैं कि यूज़ करें। उसको कूल और ड्राई प्लेस में, जहाँ ठंडक भी हो और नमी भी ना हो, वहाँ रखें। और अगर आप उसको आई ड्रॉप को आपको कलर चेंज लग रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर दें। जो भी दवाई है उसमें डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इतने समय तक डालनी है, धीरे धीरे घटानी है, एकदम से घटानी है। तो स्वयं इलाज ना करें, निगरानी में ड्रॉप्स लें और उनको एक समय के बाद डिसकंटिन्यू करें और डॉक्टर से एक काउंसलिंग जिसे कहते हैं, बीमारी को समझे थोड़ा समय लगाकर। शरीर द्वारा इनके प्रति प्रतिक्रिया करने पर एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है। इन नुकसानदायक कणों के प्रति हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की रक्षा करती है। ये कण वायरस, बैक्टीरिया या किसी एलर्जेंट के रूप में हो सकते हैं। आंख में एलर्जी वाले लोगों में प्रतिरक्षा तंत्र इन एलर्जेंट्स के प्रति एक रसायन या हार्मोन उत्पन्न करता है जो इन एलर्जेंट्स से लड़ता है। ये नुकसानदायक होता है। इन दोनों के आपस में रिएक्शन होने से कई तरह के लक्षण और असुविधा के साथ जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। यदि आपको आंखों में एलर्जी होती है तो आवश्यक है कि नेत्र संबंधित एलर्जी के लिए आप एक विशेषज्ञ से परामर्श लें। अधिकांश एलर्जी से प्रभावित लोगों की आंखों में खुजली या आंख से पानी आने का अनुभव होता है। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी बातों में लापरवाही करना समस्या को बढ़ा सकता है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एलर्जी जड़ से नहीं ख़त्म की जा सकती। वो एक बॉडी का रिएक्शन है आपको बताने के लिए कि ये पदार्थ उसको नहीं सूट करता। तो वो पदार्थ मरीज़ को खुद से समझना है। किसी को पोलन से है, किसी को डस्ट से है, किसी को एक एक्सट्रीम मौसम से है, ठंड गर्म, वो आपको खुद से समझना है। एक बीमारी होती है बच्चों में जिसे VKC बोलते हैं, स्प्रिंग कैटार, गर्म इसी मौसम में या गर्मियों में पाई जाती है, जिसमें बच्चों को खुजली होती है, आँखों में लाल हो जाती है। हम उसके इलाज में भी स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, तो लोग उसको सालों साल यूज़ करते रहते हैं, जबकि उसको हमें एक टाइम के बाद बंद करके उसको दूसरी दवाइयों पर डालना चाहिए। स्टीरॉयड इज़ अ double-edged sword. Immediately it's very helpful to combat,
टू काउंटर एनी एलर्जिक रिएक्शन। सो जितने भी लोगों को सांस की बीमारी है, आँखों की बीमारी है, स्प्रेज लेते हैं लोग, चमड़ी पे हो, त्वचा पे हो जाती है, उसके लिए क्रीम्स लेते हैं, वो निगरानी में लें, उसको लंबे समय तक ना लें। आंखों की एलर्जी का सही उपचार करवाना आवश्यक है। साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि स्व इलाज न किया जाए और एक नेत्र विशेषज्ञ के परामर्श से ही दवा ली जाए। यदि आप जानते हैं कि आपको किस तत्व से एलर्जी है तो उससे बचाव करें और आंखों को उसके संपर्क में आने से बचाएं। घर के आसपास साफ सफाई रखें, आंखों को साफ रखें और यहाँ वहाँ छूकर अपने हाथ आंखों पर ना लगाएं। सुनिश्चित करें कि जब आप बाहर जाएं तो मास्क या चश्मे का प्रयोग करें। सावधानी रखें जिससे आंखों में एलर्जी की समस्या की संभावना को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। संभाल कर रखने योग्य होते हैं वो मित्र जो बिना आंखों से निकले ही आंसुओं को देख लेते हैं। इसीलिए उन मित्रों को विशेष महत्व देना चाहिए। लेकिन यदि आपके आंखों से आंसू अर्थात पानी आ रहा है या आंखों में कोई भी समस्या हो रही है तो उन्हें लापरवाही से ना लें, एक विशेषज्ञ को दिखाएं, परामर्श लें और उसका सही उपचार करवाएं। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सच्चे मित्र के 3 लक्षण हैं: अहित को रोकना, हित की रक्षा करना और विपत्ति अर्थात कठिन घड़ियों में साथ न छोड़ना। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक इसी प्रकार से कार्य करता है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगासन है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसके सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर भी होते हैं और मन पर भी। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने में शरीर तंदुरुस्त रहता है, ऊर्जा बढ़ती है और मन शांतचित्त रहता है। आइए समझ लेते हैं सूर्य नमस्कार कितना लाभकारी है हमारे स्वास्थ्य के लिए और किस तरह से इसको नियमित रूप से करना आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 12 आसनों का सेट जो बहुत प्रचलित है, हमें कई प्रकार के फायदे देता है। एक क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, उस क्रम को आज हम अच्छे से समझेंगे। जी हाँ, सूर्य नमस्कार। मैट के अग्रभाग में खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों को पास में रखेंगे, हाथ साइड में, चिन को थोड़ा टक रखेंगे। ये स्टार्टिंग पोजीशन। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेंगे, नमस्कार आसन, नॉर्मल श्वास के साथ। दोनों हाथ नीचे रखते हुए धीरे से श्वास लेते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, हस्तपाद आसन। राइट लेग को जितना पीछे ले जा सकेंगे लेकर जाएंगे। श्वास लेते हुए अधोमुख श्वान आसन। लेफ्ट लेग को भी पीछे लेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड डॉग। यहीं पर श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। यहाँ पर श्वास को बाहर ही रोक देंगे। पूरा फ्लैट करते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे, भुजंग आसन। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए पूरी बॉडी को उठाएंगे, अधोमुख श्वान। श्वास लेते हुए वापस से राइट लेग आगे लेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग आगे, हस्तपाद। श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे, हस्त उत्तानासन। श्वास छोड़ते हुए वापस नमस्कार आसन में। इस तरह 12 आसनों का ये पूरा सेट दूसरे पैर से भी इसी तरह कर लीजिएगा। ये चक्र हमारे पूरे शरीर को आसन प्रदान करता है, पूरे शरीर का लचीलापन बढ़ता है, हर जोड़ सक्रिय होता है,
चेस्ट और फेफड़े अच्छे से फैलने से ऑक्सीजन भरपूर आती है और पूरे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, तो हम दिन भर बहुत ऊर्जावान रहते हैं। मानसिक रूप से ये हमारे मन को शांत करता है, हमारे डर, चिंता, तनाव को हटा देता है। आध्यात्मिक रूप से भी इसके फायदे हैं। ये हमें मन, आत्मा और श्वास के साथ एकाकार करता है, तो हम ध्यान की गहराइयों में अधिक जा पाते हैं। और आगे जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गुरु माँ डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हम पूरा समय डेस्क पर बैठ के काम करते हैं तो हमारी गर्दन, हमारे शोल्डर और हमारे हाथ, आर्म्स, वहाँ दर्द होना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास यही कंप्लेंट लेके कि यहाँ दर्द होता है। अब एक तो जब बैठते हैं तब ध्यान रखें कि हम शोल्डर को सीधा रखकर, रिलैक्स रखकर और बैठकर काम करें, टेंशन में लेके काम ना करें। दूसरा ध्यान ये रखना पड़ेगा हमें कि थोड़ा इस भाग को मसाज तो कर ही लेना चाहिए। गरम तेल का शोल्डर पर, हाथ पर मसाज कर ले दिन में एक बार, रात को सोते वक्त, उससे भी फ़ायदा होगा। तीसरा, गर्म पानी की थैली का सेक कर ले जहाँ कहीं मसल टाइट हो जाती है वहाँ। और नियमित मूवमेंट, आसन मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ स्टिफनेस बार बार आएगी। तो ये सब ध्यान में रखकर हमें सारा काम करना है। नमस्कार। जीवन में कोई एक व्यक्ति ऐसा अवश्य होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपको उसी रूप में स्वीकार करता है। वही आपका सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र वो है जो आपकी प्रशंसा सबके बीच करे, लेकिन आपकी कमियों से भी आपको अवगत कराए, पर अकेले में। अपनी त्रुटियों को दूर करना, अपनी कमियों से अवगत होना अत्यंत आवश्यक है जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। संस्कृत भाषा की बात की जाए तो कई बार उसमें हम ऐसी त्रुटियां करते हैं जिनमें सुधार करना अति आवश्यक है। आइए संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए, शुद्ध उच्चारण और लेखन सीखने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम कक्षा के क्रम में उत्तम पुरुष के वाक्यों का अभ्यास कर रहे थे। आइए अभ्यास के इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और बनाते हैं कुछ और नई क्रियाओं के साथ नए वाक्यों को। वाक्य है मैं खाता हूं। इसके लिए संस्कृत में वाक्य है अहम खादामि। अहम खादामि। इसी वाक्य का द्विवचन रूप बनेगा आवाम खादावह। आवाम खादावह अर्थात हम दोनों खाते हैं। और बहुवचन में बनेगा वयम खादामः। वयम खादामः अर्थात हम सब खाते हैं। मित्रों, अब मेरे साथ साथ आप भी अभ्यास करिए और उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में वाक्य बोलिए। आइए अग्रिम वाक्य देख लेते हैं। वाक्य है मैं याद करता हूं। इसका एक वचन रूप बनेगा अहम स्मरामि। अहम स्मरामि। आवाम स्मरावः यह इसका द्विवचन रूप और वयम स्मरामः यह इसका बहुवचन रूप बनेगा। वाक्य है अहम मिलामि। मैं मिलता हूं। आवाम मिलावः हम दोनों मिलते हैं यह द्विवचन में और वयम मिलामः यह बहुवचन में बनेगा। अहम उपविशामि। मैं बैठता हूं। आवाम उपविशावः हम दोनों बैठते हैं। वयम उपविशामः हम सब बैठते हैं। अहम तिष्ठामि यह एक वचन, इसका अर्थ हुआ मैं ठहरता हूं। आवाम तिष्ठावः यह द्विवचन रूप, इसका अर्थ हुआ हम दोनों ठहरते हैं। और वयम तिष्ठामः अर्थात हम सब ठहरते हैं, यह इस वाक्य का बहुवचन रूप बना। वाक्य है अहम शृणोमि। मैं सुनता हूं, एक वचन में। आवाम शृणुवः यह द्विवचन रूप अर्थात हम दोनों सुनते हैं। और वयम शृणुमः अर्थात हम सब सुनते हैं, यह इसका बहुवचन रूप बना। अहम स्थापयामि मैं रखता हूं, एक वचन का प्रयोग हुआ। आवाम स्थापयावः हम दोनों रखते हैं, यह द्विवचन का प्रयोग। और वयम स्थापयामः हम सब रखते हैं, यह बहुवचन का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार अहम प्रक्षालयामि मैं धोता हूं। आवाम प्रक्षालयावः हम दोनों धोते हैं। वयम प्रक्षालयामः हम सब धोते हैं। वाक्य यदि है अहम स्वीकरोमि मैं स्वीकार करता हूं, मैं लेता हूं।
तो यह एक वचन में बनेगा। इसी प्रकार इसी वाक्य का यदि द्विवचन बनाना हो तो कहेंगे आवाम स्वीकुर्वः, हम दोनों स्वीकार करते हैं। और बहुवचन में यदि कहना हो तो कहेंगे वयम स्वीकुर्मः। मित्राणी, ये कुछ वाक्य हमने बनाए। इसी प्रकार के कुछ और वाक्य जो आप सभी के मन में हों, आप सोशल मीडिया के माध्यम से अवश्य लिखिए। हम संस्कृत के अभ्यास में आपकी हर संभव सहायता करेंगे और वाक्यों को जोर जोर से बोलना न भूलें। अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ वाक्यों का करते रहें अभ्यास। संस्कृत कक्षा में पुनः होंगी भेंट, तब तक के लिए नमस्कार। ये थे हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी जो संस्कृत पाठशाला में संस्कृत का अभ्यास करा रहे थे। जीवन में अभ्यास करते रहना विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र को किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं ही अपनी पहचान देते हैं। ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र भी एक पुरानी पुस्तक के समान होते हैं, जो जितनी भी पुरानी हो जाए उनके शब्द कभी नहीं बदलते। इसलिए जीवन में बहुत सारे मित्र बनाना कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन एक सच्चा मित्र बनाकर जीवन भर उससे संबंध निभाते रहना ये विशेष बात है। आजकल हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास मित्रों के लिए समय नहीं रहता, लेकिन धन की जो कल्पना है या तुलना है कभी भी मित्रों से नहीं करनी चाहिए। धन कुछ समय तक ही साथ देता है, लेकिन हमारे सच्चे मित्र जीवन भर साथ देते हैं। इसलिए अपने संबंधों को गहरा करने के लिए उनको समय दीजिए, क्योंकि हमारे संबंध, हमारी मित्रता ही अनमोल धन है जो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। प्रसन्न रहिए, हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।